बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन की टॉपिक जो है वो टू नेशन थ्योरी है। तो आज के सेशन में हम दो कौमी नज़रिए के बारे में जानेंगे, और दो कौमी नज़रिया जो है ये पाकिस्तान के बनने में इसका बड़ा अहम रोल था। तो चलिए, आज की जो हमारा सेशन है इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो कौमी नज़रिया जो है ये बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये था कि बड़े सगीर में यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें आबाद थीं या कायम थीं, और ये यानी इनमें डिफरेंस था, यानी इन दो कौमों में यानी हिंदुओं में और मुसलमानों में। और वो जो इनमें डिफरेंस था वो कल्चरल बेसिस पे था, यानी सकाफती लिहाज से ये एक दूसरे से अलग थे, फिर सियासी लिहाज से, फिर मजहबी लिहाज से, और इसी तरह से फिर मुआशी लिहाज से और समाजी लिहाज से भी। ये हिंदू और मुसलमान जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही मुख्तलिफ या जुदा कौमें थी जो बर सगीर में आबाद थीं। यही ऊपर वाली जो बुनियादी नुकात हैं, यानी सियासी, समाजी, मुआशी, मजहबी और सकाफती, तो ये बुनियादी तौर पे यानी इनका बड़ा असर हुआ आगे जाके, जो एक तहरीक बनी पाकिस्तान मूवमेंट की, और जिसकी बुनियाद पे जो है वो बिल आखिर 1947 में जब अंग्रेज इस खिते से चला गया तो सब कॉन्टिनेंट की तकसीम हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान की। तो दो कौमी नज़रिया जो है उन्होंने खसूसन पाकिस्तान मूवमेंट में, तो ये उनका एक अहम रोल था दो कौमी नज़रिए का, और उन्होंने जान डाली, और ये आइडियोलॉजी बनी पाकिस्तान की और मुसलमानों की, और जिसकी बुनियाद पे जो है ये हमें एक अलग मुल्क मिला 1947 में। तो इसको हम आगे देख लेते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे जो है वो कुछ बुनियाद हैं, नुकात हैं, बेसिस हैं, जिनकी बुनियाद पे जो है वो टू नेशन थ्योरी जो है वो डेवलप हुई, और अल्टीमेटली फिर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पॉसिबल हुई 1947 में। तो लैंग्वेज डिफरेंसेस थे, यानी उनकी ज़ुबानें जो थी वो मुसलमानों की ज़ुबानों से मुख्तलिफ थी। मुसलमान जब मुगलिया दौर था तो मुसलमान जो है वो फ़ारसी ज़ुबान थी, वहाँ पर सरकारी ज़ुबान तो मुसलमान वो बोलते थे। फिर मुसलमान जो कि कुरान मजीद को पढ़ते थे तो वो अरबी ज़ुबान भी थोड़ी बहुत पढ़ते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आती तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल क्योंकि वो एक मजहबी फरीज़ा भी था तो फिर मुसलमान उसको वैसे भी पढ़ते थे। और इसी तरह से जो जो उर्दू थी, तो हिंदुओं की ये कोशिश थी कि उर्दू जो है उसको हिंदी स्क्रिप्ट में या संस्कृत स्क्रिप्ट में जो है वो लिखा जाए, जबकि मुसलमानों ने कहा कि हमें तो हिंदी आती नहीं है। मुसलमानों ने ये कहा कि उर्दू जो है उसे अरबी स्क्रिप्ट में या पर्शियन स्क्रिप्ट में, फारसी स्क्रिप्ट में लिखा जाए। तो जिस तरह अभी पाकिस्तान में हम जो उर्दू लिखते हैं वो बेसिकली पर्शियन स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं या अरबिक स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं, जबकि जो इंडिया में जो उर्दू लिखी जाती है वो उसमें संस्कृत या जो हिंदी है ज़्यादातर वो उसके अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हिंदू नेशनलिज्म के, यानी वो बेसिकली बड़े कॉम्प्रस थे, और वो मुसलमानों से काफ़ी नफ़रत भी करते थे, और उनमें एक यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है उनमें बगावत थी। खुसूसन आप अगर इस दौर में देख लें, जिस तरह बीजेपी भी करंटली जो है मोदी गवर्नमेंट जो मुसलमानों के साथ अशर कर रही है, तो आप इसको अगर देख लें तो ये वही हिंदू नेशनलिज्म है जिसकी बात जो है उस दौर में थी। और इसी तरह से कल्चरल डिफरेंसेस, यानी हम हर लिहाज से उनसे मुख्तलिफ हैं। जो हमारे यानी सकाफ़ती तौर तरीके हैं वो बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से जो हमारे समाजी जो तौर तरीके हैं वो भी उनसे मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह से मुआशी जो तौर तरीके हैं, क्योंकि मुसलमान जो थे वो दीन इस्लाम के लिहाज से उनका एक मुआशी निज़ाम जो है वो कायम था, और हिंदू जो है उनका एक अपना मुआशी निज़ाम है। और इसी तरह से फिर एजुकेशनल डिफरेंसेस थे कि इसकी एक बुनियादी वजह मुसलमानों की अपनी एक नाअहली और नालायकी भी थी काफ़ी हद तक, जिसको सैयद अमन खान ने कई मरतबा एड्रेस भी किया, उसका इजहार भी किया, और उन्होंने कोशिशें भी की। तो बहरहाल वो हमसे तालीम में आगे तो थे, लेकिन उन्होंने फिर मुसलमानों के लिए जो है वो तालीम के मैदान में खुसूसन कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दी, यानी उन्होंने एक किस्म की रुकावट डाली कि मुसलमान जो हैं वो तालीमी मैदान में आगे ना आए। और इसी तरह से सियासी डिफरेंसेस थे कि उनका जो है वो
अगेन वही वाला रवैया था मुसलमानों के साथ, बिलखुसूस जो जो कांग्रेस पार्टी थी, तो उनमें उन्होंने मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने चंद दिखावे के लिए मुसलमान उसमें रखे, ताकि वो अंग्रेज को ये समझा सके कि जी ये जो पार्टी है ये मुसलमानों और हिंदुओं की मिल के है, लेकिन असल में ये था नहीं। जिसका जो है इज़हार सईद अहमद खान ने भी कई दफ़ा किया था, और उन्होंने बिलखुसूस मुसलमानों को मना किया था कि आप ये कांग्रेस पार्टी जो है ये इसमें आप शमूलियत अख्तियार ना करें। ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदू हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी तंजीम है। और इसी तरह से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई, तो वो भी मुसलमानों की उमंगों के खिलाफ हुई। बेसिकली 1905 में तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी नहीं बनी थी, वो तो 30 दिसंबर 1906 को बनी। तो इसीलिए यानी मुसलमानों से कोई राय नहीं ली गई या उनसे पूछा नहीं गया, और ये उनके यानी ख्वाहिशात के बिल्कुल भी उलट ये पार्टीशन की गई, तकसीम बंगाल दो हिस्सों में से यानी तकसीम किया गया। और इसी तरह से फिर मजहबी तौर तरीके तो बिल्कुल हमारे मुख्तलिफ हैं। हम एक खुदा में यकीन रखते हैं, और हम ये मानते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। तो ये कहा जाता है कि जो दो कौमी नज़रिया है उसकी सबसे पहले शुरुआत जो है वो अल बेरूनी की किताब से होती है, जिसमें अल बेरूनी ने पहली मरतबा लिखा कि बर सगीर में दो अलग कौमें हैं, और उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं से बुनियादी तौर पे एक अलग कौम है, और कोई भी चीज़ जो है वो हमारी उनके साथ नहीं मिलती। और फिर उन्होंने जो है किताब में ये मेंशन किया कि हिंदू जो है वो बेसिकली मुसलमानों को जो है वो इम्प्योर समझते हैं या नापाक समझते हैं, और अगर उन्हें हम छूते हैं तो उन्हें जो है वो बुरा लगता है इन अ वे। और इसी तरह से उन्होंने जो है वो इस खदशे का भी इजहार किया था कि हिंदू जो है वो अपने नौजवानों को यानी आने वाली जो नस्लें हैं उनमें मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बगावत जो है वो डाल रहे हैं उनके दिलों में और उनके जहनों में। और इसीलिए वो यानी सिखा रहे हैं अपनी औलाद को कि मुस्लिम्स आर डेविल्स ब्रीड। तो ये अलबेरूनी ने जो है वो पहली दफ़ा यहाँ पे ये डिफरेंसेस जो है वो बताए थे मुसलमानों और हिंदुओं के बारे में, अपनी किताब जिसको किताबुल हिंद कहा जाता है, या किताबुल तहकीक अल हिंद भी इसे कहा जाता है। इसके बाद फिर सईद अहमद, इसे पायनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि सईद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने वर्ड नेशन इस्तेमाल किया था। कि उन्होंने कहा था कि बुनियादी तौर पे हिंदूज और मुस्लिम्स जो हैं वो अलग अलग नेशंस हैं। पहले तो सईद अहमद खान ने काफ़ी कोशिश की हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, और वो उसके एक एक हद तक जो है वो ग्रेट एडवोकेट भी रहे। लेकिन बिलखुसूस जब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई बनारस में, तो उसके बाद फिर सईद अहमद खान यानी उनको ये अंदाज़ा हो गया कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों के खैरख्वाह नहीं हैं, और वो कभी भी मुसलमानों को आगे आने नहीं देंगे। तो उसके बाद फिर सईद अहमद खान ने कई दफ़ा जो है इन खदशात का इजहार भी किया, और उन्होंने मुसलमानों को इसी बुनियाद पे जो है वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसमें जाने से रोका। तो इसी तरह से सईद अहमद खान ने मुसलमानों को बार बार कहा कि आप आपस में जो है वो मुत्तहद हो जाएं, और आप तालीमी मैदान में भी आगे आएँ, और आप सियासी मैदान में भी आगे आएँ, अंग्रेज़ों से लड़ना छोड़ दें, और अपने मुस्तकबिल के बारे में आप फ़िक्रमंद हों। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थीं, और इसीलिए कहा जाता है कि सईद अहमद खान ने जो वर्ड नेशन इस्तेमाल किया पहली दफ़ा, उसका एक बड़ा ही जो है वो एक सियासी असर हुआ बाद में। खुसूसन जो मुसलमान रहनुमा थे उनको इस चीज़ को समझने में आसानी हुई, और फिर हमारा जो आइडियोलॉजिकल ग्राउंड था वो डेवलप हुआ उस बेसिस पे। तो इसके बाद फिर अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल के बारे में तो आपको वैसे ही पता है कि उन्होंने एक तारीखी खुतबा दिया था जब वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। तो अपने सदारती खुतबे में जो उन्होंने इलाहाबाद में 1930 में दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो एक बेसिकली कॉन्टिनेंट है, वो एक मुल्क नहीं है। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं जो एक दूसरे से जुदा गाना है, मज़हब के लिहाज से भी और ज़ुबान के लिहाज से भी। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि बर सगीर जो है उसका बंटवारा हो, तो जिन इलाकों में हिंदुओं की अक्सरियत है वो इलाके उन्हें दिए जाएं, और जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वो इलाके मुसलमानों को दिए जाएं। और उन्होंने पहली दफ़ा एक जो है वो
ماڈل دیا، ایک شیپ دیا کہ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں پنجاب، سندھ اور NWFP اور بلوچستان جو ہے یہ ایک الگ ایک جدا گانا ریاست دیکھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی، اور ایسا ہی ہوا 1947 میں جو ہے یہ پاسبل ہوا، یعنی جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا قائد اعظم نے اس کو جو ہے وہ حقیقت کا روپ دیا۔ اس کے علاوہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ دو قومی نظریے کو دہرایا، مختلف جو ہے وہ اوقات میں اور مختلف جو واقعات تھے ان میں، خصوصاً جب یہ لاہور ریزولوشن پاس ہوا 1940 میں، جسے پھر بعد میں قرارداد مقاصد اور قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، تو وہاں پہ بھی قائد اعظم نے اس چیز کا اظہار کیا کہ مسلمز جو ہے وہ ایک مائنارٹی نہیں ہے بلکہ وہ ایک قوم ہے، اور وہ ہر لحاظ سے قوم ہے۔ دنیا کی جو بھی آپ جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن دیں تو مسلمان ایک بہرحال ایک قوم ہے، اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ اور اسی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ بالکل ایک جو ہے وہ جاہلانہ خواب ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ سمجھ نہیں، کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہیں اور ان کے جو ہے وہ کامن انٹرسٹ ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قائد اعظم نے 1943 میں کہا تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ بیسیکلی نہ تو ایک ملک ہے، نہ اس میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک قوم ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ کانٹیننٹ ہے، یعنی بر اعظم ہے، اور اس میں مختلف قومیں جو ہیں وہ آباد رہتی ہیں، اور ان قوموں میں ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں۔ اور اسی لیے پھر قائد اعظم نے یہ بات جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کو بالآخر وہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے، اور اسی وجہ سے پھر ہمیں 1947 میں جو ہے وہ آزادی ملی۔ تو جو اقبال نے خواب دیکھا اس کو قائد اعظم نے تکمیل دی۔ تو کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ میں آئے تھے 712 میں، تو جب انہوں نے یہاں پہ آ کے تو سندھ فتح کی، تو کہا جاتا ہے کہ بیسیکلی وہ ان کا آنا اور سندھ کا فتح ہونا یہ یعنی پاکستان کے قیام کا جو ہے وہاں سے آغاز ہوا، کیونکہ جو پاکستان کا جو وجود میں آنا ہے وہ بنیادی طور پہ یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے، تو جو ان کا استحصال تھا یہی وجہ تھی کہ وہ بیسیکلی ایک بغاوت تھی اور ایک انقلاب تھا، اور یہ وہ پسماندہ لوگ تھے اس خطے کے کہ جنہوں نے یہاں ظلم اور جبر کے خلاف جو ہے وہ محمد بن قاسم کا ساتھ دیا تھا راجہ ڈاہر کے خلاف۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن دو قومی نظریے کے اوپر، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو دو قومی نظریے کو سمجھنے میں کافی ہیلپ ملے گی اس سیشن کے بعد۔ تو بس یہاں پہ ہمارا سیشن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک التجا ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جانکاری ملتی رہے۔ سو اگلے سیشن تک کے لیے آپ سے اجازت۔ ہیو اے نائس ٹائم۔ اللہ حافظ۔